हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं आज यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके जून 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को किया है, ठीक है, उसमें केवल हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट को ही किया है। तो आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ, और साथ ही साथ आगे जो भी आप लोग के यूनिट्स है जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, तो इन सभी को अब हम लोग एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और आप लोगों को भी जो भी आंसर्स पता होगा आप लोग भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को। तो आज का पहला सवाल है मैच द आइटम से रिलेटेड, ठीक है, जो कि इकोनॉमिस्ट ने कौन 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 सा थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आप सबको पता है। तो चलिए जल्दी से मैच करते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ये आप लोग को पता होगा किसने दिया है, ठीक है। तो ये दिया है सर एडम स्मिथ ने। देखिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तुरंत सही बता दिया कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किन्होंने दिया है। ये दिए हैं एडम स्मिथ जी ने। दूसरा है फैक्टर एंडाउमेंट। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी जो है ये हिक्सर ओलिन का है। किसका? हिक्सर और ओलिन का है फैक्टर एंडाउमेंट। तो ए का फोर्थ हो गया आंसर, ए का फोर्थ। बी का आंसर हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड आंसर हो जाएगा। सी का आप लोग बात करेंगे कि सी का क्या हो जाएगा, तो सी का आंसर हो जाएगा, देखिए, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया है माइकल पोर्टर ने। किन्होंने दिया है? माइकल पोर्टर ने। तो सी का फोर्थ हो जाएगा। इट मीन्स डी का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डेविड रिकार्डो ने दिया है। किन्होंने दिया है? डेविड रिकार्डो ने दिया है। तो डेविड रिकार्डो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना, सेकंड हो जाएगा। तो डेविड रिकार्डो ने दिया हुआ है आप लोगों को कौन सा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डेविड रिकार्डो। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किन्होंने दिया है? माइकल पोर्टर ने। फैक्टर और एंडाउमेंट किन्होंने दिया है? ये दिया है हेक्सर ओलिन ने। और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ। 4-3, ठीक है ना, 4 और 4 के बाद 4-3, देन उसके बाद 1 और 2, 4-3-1-2 होगा ना, 4-3-1-2, ये 1 हो जाएगा, 4-3-1-2। तो चलिए देखते हैं 4-3-1-2 कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो सर पहला ऑप्शन जो है वो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है, 4-3-1-2 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो 4-3-1-2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन है सीक्वेंस द फॉलोइंग सीएसआर। सीएसआर क्या है? तो सीएसआर आप लोगों से रिलेटेड किस किस चीज़ से रिलेटेड है सीएसआर? तो सीएसआर रिलेटेड है सर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। किससे रिलेटेड है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बोला गया है क्या क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास कि पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। सबसे पहले आपके पास आपकी नेटवर्थ देखी जाएगी जो कि 500 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा आपका टर्नओवर देखा जाएगा कि 1000 करोड़ या उससे ऊपर, तो ए डी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या देखा जाएगा, आपका ये देखा जाएगा नेट प्रॉफिट देखा जाएगा ₹5 करोड़ और मोर। तो सबसे पहले नेटवर्थ मतलब संपत्ति की बात की जा रही है, नेटवर्थ, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका टर्नओवर, फिर उसके बाद देखा जाएगा नेट प्रॉफिट देखा जाएगा। क्या? नेट प्रॉफिट देखा जाएगा। नेट प्रॉफिट देखने के बाद फिर क्या देखा जाएगा, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंट ऑन।
CSR 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंट ऑन CSR। अगर स्पेंड नहीं किया तो सबसे पहली मेन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, 500 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है, 500 करोड़ का या उससे ज़्यादा का और मोर, ये नेटवर्थ होना चाहिए। 1000 करोड़ का आप लोगों का क्या होना चाहिए, टर्नओवर या उससे ज़्यादा और मोर। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए हमारे पास, नेट प्रॉफिट होना चाहिए कितना, 5 करोड़। अगर ये तीनों हुआ, अगर इस क्राइटेरिया में हम आते हैं तो हमें 2% अपने एवरेज प्रॉफिट का 2% अपने एवरेज प्रॉफिट का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा CSR में। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे ऊपर पीनल एक्शन लगेगा। तो ADCBE इज़ द करेक्ट आंसर, ADCBE, ठीक है। तो ADCBE इज़ द करेक्ट आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा, ADCEB, ठीक है। थर्ड, फोर्थ नहीं होगा, थर्ड होगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली डिस्क्राइब गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द MSME, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मिनी एंटरप्राइजेस, MSME स्पेस इन व्यू ऑफ COVID-19 पैंडमिक। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली डिस्क्राइब द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द MSME स्पेस इन व्यू ऑफ COVID-19 पैंडमिक। तो क्या आप लोगों को पता है, देखिए फ्री ऑटोमेटिक लोन मिल रहा था 3 लाख करोड़ तक का, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, प्रोविजन ऑफ 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज टू बैंक एंड NBFCs ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर लोन टू NBFCs। तो पूछा है कौन सा ट्रूली डिस्क्राइब कर रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का MSME के स्पेस में, ठीक है ना, COVID-19 को देखते हुए। सबसे पहले कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन मिलेगा वर्थ ₹3 लाख। इतने तक का गवर्नमेंट का क्या था, इतने तक का गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया था कि हम 3 लाख करोड़ तक का लोन बांटेंगे MSME सेक्टर में। प्रोविज़न ऑफ 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज देंगे बैंक्स को और NBFCs को ऑन प्रिंसिपल और साथ ही साथ लोन के इंटरेस्ट पर भी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे रीडिफाइन द MSME टू इंक्लूड द बोथ द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया। तो A, B और C तो मैच कर रहा है। क्रिएटेड ए वॉर चेस्ट ₹3 लाख करोड़ फॉर दी MSME लोन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था। एलोकेटेड ₹3 लाख करोड़ फॉर MSME लोन मोर्टियम एंड वेवर, वेवर नहीं नहीं, वेवर वाली कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी। इसके लिए लोन नहीं दे रहे थे कि लोन वेव करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A, B and C, ABC इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल किससे जुड़ा हुआ है, ए मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच, A multinational firm has one which source supply from multiple countries, export production to multiple countries, control and operate production facility in multiple countries, has counselor access in multiple countries। तो जी हाँ, हैज़ काउंसलर एक्सेस इन मल्टीपल कंट्रीज। आगे बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान। ये बताइए ये कौन सा है, सस्टेनेबल मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग है, सर्विस मार्केटिंग है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग है। तो बहुत आसान है ना, स्वच्छ भारत अभियान सोशल मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसीजन। तो जो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है कम्स इन द एम्बिट ऑफ कौन से फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाती है। तो कौन से पॉलिसी के अंतर्गत की जाती है, क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में। तो जल्दी से देखिए, आप लोग को भी जिसका आंसर पता हो आप भी फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सर ये जो जुड़ा हुआ है, क्या ये नॉन कन्वेंशनल कैपिटल बजटिंग से है, क्या ये इंटरनेशनल करेंसी आर्बिट्रेज से है, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से है, कि क्या ये मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग से है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग से ये रिलेटेड है, क्या हम लोगों का पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना, पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट ये आपका इससे संबंधित है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। एज पर द कैरोल मॉडल द 4 लेवल ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैरोल मॉडल आप सबने पढ़ा होगा। तो इन्होंने चार लेवल पर 4 लेवल पर कॉरपोरेट CSR के बारे में बताया था। ठीक है ना। क्या था उसमें से? फिलैंथ्रोपिक था एक, ठीक है ना। एक क्या था? फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक। तो फिलैंथ्रोपिक तो सर जी 2 में दिया है, बहुत अच्छी बात है। तब क्या दोनों ही आंसर मान ले? जी नहीं, आगे भी तो बात करेंगे। सर दूसरा इन्होंने बताया था सर इकोनॉमिक। सर इकोनॉमिक भी तो मेरे को दोनों में दिख रहा है, कोई बात नहीं। तीसरा चले? हाँ जी सर चलिए तीसरा चलिए। तीसरा इन्होंने बोला था लीगल, और चौथा इन्होंने बोला था क्या? एथिकल। तो इस हिसाब से अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करेंगे। व्हेन फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैच इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी इट इज़ डिस्क्राइब एज। तो इसको क्या कहेंगे? इट इज़ डिस्क्राइब एज। तो इसको हम लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे? फाइनेंशियल हेज, नेचुरल हेज, परफेक्ट हेज, किसको नेटिंग कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। बोला है व्हेन फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैच इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है ना। जब जब हमारा फॉरेन करेंसी जब फॉरेन करेंसी का एसेट्स और लाइबिलिटी मैच कर जाए हमारे अमाउंट ऑफ एक्सपोजर और टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी से, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल हेज। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल हेज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। EPRG फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू। तो ये तो सबको पता होगा। EPRG एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ठीक है। EPRG एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ठीक है ना। ये है EPRG मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लियोंटिफ पैराडॉक्स फंक्शन L इज कंसिडर्ड एज। तो लियोंटिफ पैराडॉक्स फंक्शन में L को क्या कहा गया है? तो एल को कहा गया है सर बाइंडिंग कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या? बाय एल को कहा गया है बाइंडिंग कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या सर लियोंटिफ पैराडॉक्स मॉडल में एल के साथ साथ और भी किसी को कुछ कहते हैं? तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें। द लियोंटिफ पैराडॉक्स फंक्शन नेम फॉर द फादर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इकोनॉमिक्स विस्ले लियोंटिफ। तो लियोंटिफ पैराडॉक्स को किन्होंने इन्वेंट किया था? विस्ले लियोंटिफ ने। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। वी स्टिल सी दैट आउटपुट क्यू बीइंग ए फंक्शन ऑफ कैपिटल के एंड लेबर एल। ठीक है ना। तो कैपिटल को के से डिनोट किया गया, लेबर को एल से। द डेजिग्नेशन फॉर मिनिमम रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर के एंड एल। द आइसोक्वांट इन द LPF आर राइट एंगल, ये याद रखिएगा। तो लियोंटिफ पैराडॉक्स में एल क्या है? बाइंडिंग कांस्टेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में जो बाइंड है। तो बाइंड कौन कौन है? बाइंड तो सब लोग है ना, कैपिटल भी है, लेबर भी है। ठीक है। द इकोनॉमिक्स द लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन or fixed proportion production function is a production function that implies the factors for production will be used in fixed proportion as there is a no substitutability between factors. It was named after the Whistler-Leontief and represent a limit case of the constant elasticity of substitution production function. आगे है बात करेंगे हम लोग। देखिए किसके बारे में? उपासला मॉडल। क्या ये उपासला मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है? जी हाँ ज़रूर पढ़ा है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने पढ़ा है। तो उपासला मॉडल फॉर इंटरवेंशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन किसके लिए वैलिड नहीं है? ये उपासला मॉडल सर, ये उपासला मॉडल जो वैलिड नहीं है इसका आंसर बहुत बच्चे जानते होंगे, मैक्सिमम इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में वैलिड नहीं है। क्या? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ये उपासला मॉडल वैलिड नहीं है। तो सर ये कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं है? तो आइए प्यारे बच्चों इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। The Upasala model is one of the theory describing the internationalization process of firm. The model states that the firm first choose to enter nearby market. ये उपासला मॉडल ये कहता है कि फर्म पहले चॉइस करेगा कि वो अपने नियर बाई मार्केट में क्या करे? एंटर करे।
ठीक है, वो अपने नियर बाई मार्केट में एंटर करे। फिर उसके बाद कैसे लो मार्केट कमिटमेंट, हम ज़्यादा पहले कमिटमेंट ना दे, ठीक है ना, ज़्यादा हम लोगों को आश्वासन ना दे पहले ही लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने हम नहीं दिखाते, हम एकदम लो कमिटमेंट पे चलते हैं। दी उपासला मॉडल इज़ बेस्ड ऑन 4 कोर कॉन्सेप्ट, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो आप लोग का उपासला मॉडल है ये 4 कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला है मार्केट कमिटमेंट, दूसरा है मार्केट नॉलेज, तीसरा है करंट एक्टिविटी, चौथा है कमिटमेंट डिसीजन। इन द 1977 मॉडल इज ग्राउंडेड इन द ब्रॉडर रिसर्च प्रोग्राम ऑन international business led by Professor Sun Carlsen, which was launched the following the establishment of the Institution of Business Studies at the University of the Uppsala in the 1950। तो याद रखना है आप लोगों को, इसमें 4 कोर कंसेप्ट है, मार्केट कमिटमेंट, मार्केट नॉलेज, करंट एक्टिविटी एंड कमिटमेंट डिसीजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन गिवन बिलो में से? सबसे पहले दे रहा आप लोगों को इंट्रोडक्शन। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते तब उसके लिए बहुत ही फ्यू कंपटीशन रहता है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब, तब उसके लिए बहुत ही फ्यू कंपटीशन रहता है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं, जैसे ही हम ग्रो करते क्या हो जाता है कि कंपिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट। तो जैसे ही ग्रोथ होता है किसी प्रोडक्ट का, वैसे ही दूसरे कंट्री से भी लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसी प्रोडक्ट में आके उसको सप्लाई करने के लिए सोचते हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, जिससे कि कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, जिससे कंपटीशन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद मैच्योरिटी होगा तो कंपनी फ्रॉम द हाई इनकम कंट्री, एक्सपोर्ट को हम बढ़ा देंगे टू द इनोवेटिंग कंट्री। ठीक है ना, तो इनोवेटिंग कंट्री की ओर हम क्या बढ़ा देंगे, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, जिससे कि सेल्स हमारा डिक्लाइन ना हो। और डिक्लाइनिंग स्टेज में कंपिटिटर फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री में बिगिन प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्री। तो तब हम डिक्लाइन करेंगे कि जब बड़े बड़े कंपिटिटर्स जो कि हाई इनकम ग्रुप वाले कंपिटिटर है, वो डेवलपिंग कंट्री के लिए वही उसी तरीके का सेम प्रोडक्ट अगर बनाने लग जाए और चीपर क्वालिटी में प्रोडक्ट बनाने लग जाए, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर हम लोग को मिल गया है कि सर ए का होगा थर्ड। बहुत बढ़िया, ए का थर्ड होगा। बी का क्या होगा सर? बी का फोर्थ होगा, बहुत ही अच्छी बात है। सी का क्या हो जाएगा सर? सी का 1 हो जाएगा। और आप कहना चाहते हो इसका मतलब कि डी का 2 होगा? जी हाँ सर, बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहते हैं। तो 3 4 1 2, आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3 4 1 2, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, एजर्शन रीजन से आया हुआ है सवाल। बोला है ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट एफडीआई। रीजन क्या बोला? ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन रिमूव रेस्ट्रिक्शन एंड एड्रेस द कैपिटल फ्लो सेंसिटिव। देखिए ट्रिम का काम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का ही काम है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शंस को हटाया और कैपिटल के फ्लो को क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बढ़ाया। तो बिल्कुल सही जवाब है कि सर ट्रिप्स और ट्रिम्स ने फैसिलिटेट दिया एफडीआई को। कैसे फैसिलिटेट दिया? कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया। बिल्कुल सर, रीज़न तो बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, रीज़न तो एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। इट मीन्स बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियान, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है क्या? ये है एशियान का फुल फॉर्म, एशियान का फुल फॉर्म। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आप सभी से पूछा हुआ है। तो क्या आप लोग इसके
हेडक्वार्टर के बारे में पता है? जी हाँ सर, बहुत आसान है। क्या है इनका हेडक्वार्टर? सर देखिए, आसियान का जो हेडक्वार्टर है, इसको आसियान भी कहते हैं, एशियान भी कहते हैं। तो आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बहुत बढ़िया, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन डोमेस्टिक फर्म इन होस्ट कंट्री? तो ए मार्केट मोनोपोली, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, इंक्रीज कंपटीशन, प्रॉफिट आउटफ्लो। तो चॉइस करना है करेक्ट आंसर दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से हम लोग को करना है चॉइस। तो हम लोग चलिए कर लेते हैं चॉइस। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन डोमेस्टिक फर्म? कौन सा इनमें से नेगेटिव इम्पैक्ट है एफडीआई का डोमेस्टिक फर्म पर? सर ये लोग मार्केट में मोनोपोली कर लेंगे अपना, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएंगे हम लोग, कंपटीशन ये लोग बढ़ा देते हैं, और प्रॉफिट का आउटफ्लो हो जाता है इन्हीं के पास। इट मीन्स कि सर ये तो सभी के सभी इसी का एफडीआई के आने से ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स होने वाले। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलेंगे। मर्क्यूसर इज साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक इज? क्या है मर्क्यूसर? सर मर्क्यूज़र के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मर्क्यूज़र एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है। ये किसके लिए सर? ये कॉमन मार्केट प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कॉमन मार्केट्स के लिए। क्या? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कॉमन मार्केट के लिए। सर अगर आप हम लोगों को मर्क्यूसर के बारे में, अगर आप हम लोगों को मर्क्यूसर के बारे में थोड़ा जानकारी और दे देते तो काफ़ी बेहतर हो जाता। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। तो देख लीजिए मर्क्यूसर के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। तो मर्क्यूसर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है कंप्राइजिंग ऑफ द अर्जेंटीना, ब्राज़ील, परुग्वे परुग्वे उरुग्वे एंड वेनेजुएला, created during a period when long-time rivals Argentina and Brazil were seeking to improve the relations. The blocs show some early success, including 18-fold increases in trade within the group in the 1990s. ठीक है? However, many experts say Mercosur has since failed to live up to its ambition of integrating the relation. मर्क्यूज़र कैसे मर्क्यूज़र काम करता है? तो मर्क्यूज़र क्रिएटेड इन 1991, याद रखिएगा। मर्क्यूज़र कब बना है सर? मर्क्यूज़र 1991 में बना है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अर्जेंटीना, ब्राज़ील, परुग्वे एंड उरुग्वे साइंड द ट्रीटी ऑफ द एस्क्यून एंड अकॉर्ड कॉलिंग फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज। तो एक मार्केट प्रोवाइड करवाया जहाँ पे फ्री मूवमेंट हो सके। तो एक कॉमन मार्केट इन सभी के लिए प्रोवाइड कर दिए। किसके लिए? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, परुग्वे, उरुग्वे, सभी के लिए एक ट्रीटी साइन हुआ जहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात की गई इन सारे के सारे कंट्रीज़ के बीच में, और साथ ही साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के में भी क्या हो? फ्री मूवमेंट हो। दी फोर कंट्री एग्रीड टू एलिमिनेट द कस्टम ड्यूटी। इन्होंने सब मिलके बोला कि हम कस्टम ड्यूटी हटा देंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑफ 35% ऑन सर्टेन इम्पोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक एंड अडॉप्ट ए कॉमन ट्रेड पॉलिसी टूवर्ड्स आउटसाइड द कंट्रीज एंड ब्लॉक्स. The charter member hope to form a common market similar to that of the European Union and even considered introducing a common currency. Therefore, Mercosur जो है एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है कॉमन मार्केट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम। फ्री ट्रेड कॉमन मार्केट का मतलब क्या है, इसको आप लोग ज़रूर से एक बार यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ जिस क्वेश्चन में मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेनेशन देने चाहिए तो मैंने भरपूर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए ऐड किया है, ताकि आपके मन में सारे चीज़ें एकदम क्या रहे? क्रिस्टल क्लियर रहे। आगे फिर से क्वेश्चन आ गया मैच द कॉलम से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम से रिलेटेड हम लोग इस क्वेश्चन को भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग जुड़ जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले स्टेफन लिंडर। तो स्टेफन लिंडर ये कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी इन्होंने दिया था। आप लोगों को पता है कि स्टेफन लिंडर ने कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी दिया था। रेमंड वर्नॉन ने, भाई देखिए ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको रेमंड वर्नॉन के बारे में नहीं पता है। तो रेमंड वर्नॉन ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी दिया था।
हेक्स्टर ओहलिन ने, अभी आप लोगों ने देखा फैक्टर एंडाउमेंट या फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी। एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो इस हिसाब से सर ए का हो गया हम लोगों का सेकंड, ए का सेकंड हो गया, बहुत बढ़िया। बी का क्या हो गया सर, देखिए बी का फर्स्ट दिया है। सी का क्या हो जाएगा सर, देखिए सी का फोर्थ हो जाएगा, यानी कि डी का आप लोग कहना चाहते हो थ्री। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही समझा हम लोगों को। चलिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3 मतलब सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, 2 1 4 3। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज assertion and the other is labeled as reason. Globalization refers to the free cross border movement of goods, services, capital, information and people. और reason कह रहा है country are consistently evolving innovative marketing barriers that are WTO compatible. क्या ये ऐसा कह रहा है, देखिए सबसे पहले सर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है सर, एजर्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। रीजन कहता है कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपेटिबल। क्या कह रहा है कि कंट्री जो है वो लगातार इस चीज़ पे काम कर रहा है जिससे कि हम लोग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स ला सके। ठीक है, जो कि WTO के अंतर्गत क्या है, कंपेटेबल है। तो यहाँ पे तो मार्केटिंग बैरियर्स को एक इनोवेटिव फॉर्म में लाए जो कि WTO कंपेटिबल है, उसके लिए बात की गई। और ग्लोबलाइजेशन बात किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो पाएगा। तो पहले में ग्लोबलाइजेशन, दूसरे में WTO और इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर से संबंधित बात है। बट सर दोनों अपने आप में तो सही है, क्या रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है, यहाँ WTO की बात की जा रही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ द मार्केट। देखिए मैच द कॉलम से अगेन क्वेश्चन आ गया, साइज ऑफ द मार्केट। तो साइज ऑफ द मार्केट किस में आ जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों, तो साइज ऑफ द मार्केट की हम लोग बात करेंगे सर, ये मैक्रो इन्वायरमेंट की बात है, मैक्रो, जहाँ पे हम लोग पूरे मार्केट की बात करते हैं। दूसरा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट आपका रिलेटेड है ये नॉन इकोनॉमिक, यहाँ पे इकोनॉमी की बात नहीं की जाती है, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो और है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो देखिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, जो एक्सपोर्ट करेगा उसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत चलना पड़ेगा। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मीन्स एक ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया सर, देखिए ए का थर्ड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बी का क्या हो जाएगा सर, देखिए बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का वन हो जाएगा। तो मैंने कहा आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, फोर्थ आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, in which of the following year the Bretton Woods agreement was signed by the delegates from the IMF, वर्ल्ड बैंक के लिए क्या हुआ था, पहले ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था 44 नेशन के द्वारा। ये कब, यहाँ पे IMF का गठन, IMF का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था सर, IMF का इस्टेब्लिशमेंट कौन नहीं जानता है, IMF का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। ठीक है, कब हुआ था, 1944 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए इसका कंप्लीट डेट, IMF के इस्टेब्लिशमेंट का कंप्लीट डेट। तो प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक सवाल आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट देख लेना है आप लोगों को और हेडक्वार्टर आप लोगों को देख लेना है, यहाँ से एक सवाल बिल्कुल तय है। तो प्यारे बच्चों, ये था बिजनेस इन्वायरमेंट का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि आपके जून 2024 के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन MCQs को सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर से मदद मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही आगे के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ, आपके आगे जो भी यूनिट्स है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई को ज़रूर से करते रहिए। थैंक यू सो मच।